नीतियाँ जहाँ जितनी अच्छी बना ली जाएँ, उसका यदि क्रियान्वयन सही तरीके से सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो वो सब कागजी कार्रवाई रह जाएगी। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस मुल्क का कि जिसे खेतों पर होना चाहिए, वो सड़कों पर होता है। तो किसानों की स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। उनके साथ एक तो शिक्षा का अभाव है, उनके पास उन्नतशील तकनीक नहीं है, उनको विकास के साथ कदम ताल नहीं कराया गया। जब आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ेंगे तभी तो आप गोवंश की रक्षा करेंगे। मोटा अनाज मतलब गरीबों का अनाज। शीशे कार से जाते उतार के कुछ फेंकते नहीं देखते हैं। बच्चों में अवेयरनेस है, माँ बाप अगर करना चाहें तो बच्चे टोक देते हैं। उनके लिए मंडियों की एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसकी उपज का वाजिब मूल्य आदि समस्याओं का हल हो जाएगा। चौबीस अक्टूबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किसान कल्याण फाउंडेशन के द्वारा किसान प्रतिभा रत्न सम्मान एवं नारी प्रतिभा रत्न सम्मान का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ प्रभारी घनश्याम प्रसाद यादव, डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान, डॉक्टर सत्यजीत साहू सहित अन्य किसान हितैषी बुद्धिजीवी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बात किसानों की हो, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जरूर याद आते हैं। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आज भी भारतीय राजनीति में किसानों के मसीहा के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने एक ऐसा मंच प्रस्तुत किया जहां भारतीय किसानों, मजदूरों और गरीबों की समस्याओं को उठाया जा सके। पार्टी का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी समस्याओं को हल करना था। चौधरी चरण सिंह की मृत्यु के बाद पार्टी का नेतृत्व उनके बेटे अजीत सिंह ने संभाला और राष्ट्रीय लोकदल, जो आरएलडी के नाम से जानी जाती है, के रूप में पुनर्गठित किया, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में प्रमुख पार्टी के रूप में है। पार्टी ने किसानों के मुद्दे को अपने एजेंडे में सर्वोच्च स्थान दिया और आज भी ग्रामीण और किसानों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है। अनुपम मिश्रा से मेरी छत्तीसगढ़ प्रवास पर किसानों की समस्याएं एवं उनके मुद्दे सहित अन्य विषयों पर विस्तार से बात हुई। जिस राजनीतिक दल का उद्भव ही श्रमिकों के, किसानों की, मजदूरों की आवाज को लेकर हुआ हो, तो बहुत नेचुरल सी बात है कि हम भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत में जाना चाहेंगे। और पिछले 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो हमें सफलता मिली, 2022 से पूर्व हम किसी भी सदन में नहीं थे। 2022 के चुनाव के बाद हम चारों सदन में हैं। हम विधानसभा में हैं, विधान परिषद में हैं, राज्यसभा में हैं, लोकसभा में हैं। उसके साथ ही हमारे संघर्ष को जनता ने सर आंखों पर लिया और हमारा केंद्र में हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, वो केंद्रीय मंत्री हैं वहाँ पर। उत्तर प्रदेश की सरकार में हमारी सहभागिता है, वहाँ हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो ये उपलब्धियाँ संघर्ष के बाद मिली हैं। तो ये बात तो हम सबको समझ में आती है कि जनता के मुद्दों पर यदि ईमानदारी से कोई भी संघर्ष करेगा तो जनता उसको उस जगह ले जाएगी। संघर्षों की जब आप बात कर रहे हैं, तो ये जो किसानों का संघर्ष और किसानों का आंदोलन है, इतना सीमित क्यों है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब तक ही सीमित है, तो यही आंदोलन दिखाई देते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि किसानों को तो आंदोलन की आवश्यकता ही नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि कहीं पर समस्याएं होती हैं तो लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि लोग निकलते हैं और अपनी बात कहते हैं। कई बार वो पत्रों के माध्यम से कहते हैं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कहते हैं। जहां बात नहीं सुनी जाती फिर उनको सड़कों पर उतरना पड़ता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस मुल्क का कि जिसे खेतों पर होना चाहिए वो सड़कों पर होता है। और ये उसको हम अगर सकारात्मक तरीके से लें तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि किसानों को कहीं सिर्फ एक ही दो जगह, 29 राज्यों में उनको 2 ही जगह ऐसे निकलना पड़ रहा है। पर इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि किसानों की स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। प्रत्येक प्रांत में आप जहाँ भी जाइए, सबसे बुरी स्थिति में किसान हैं। इसलिए हैं क्योंकि उनके साथ एक तो शिक्षा का अभाव है, उनके पास उन्नतशील तकनीक नहीं है, उनको विकास के साथ कदम ताल नहीं कराया गया, तो वो साधन और संसाधन उनके पास मुहैया नहीं है। तो बहुत पहले से जब कृषि क्रांति की बात होती थी तब भी ये बात थी कि किसानों को प्रौद्योगिकी के साथ जब तक नहीं जोड़ा जाएगा तब तक हम उनकी स्थिति में सुधार नहीं ला सकते हैं। उसमें सकारात्मक पहलू फिर हम हर बात में ये देखना आवश्यक है कि जो एनडीए सरकार है उन्होंने 10 वर्षों में
कोशिश की है कि किसानों की स्थिति को ठीक किया जाए। इतना विशाल देश है हमारा कि उसमें बहुत कुछ करना चाहते हुए भी बहुत कमियां रह जाती हैं, लेकिन योजनाएं बहुत अच्छी बनी। कृषकों को पेंशन की बात हुई, स्कीम्स की बात हुई, और फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी और उसकी भी बात हुई। किसानों के पास मौसम की जानकारी समय पर पहुंचे, कृषि वैज्ञानिक उनको सलाह मशवरा दें, ये सारी स्कीम्स हुई। और कुछ राज्यों में इसको धरातल पर भी उतारा गया और बहुत से राज्यों में इसको धरातल पर भी उतारा जाना बाकी है या उस तरीके से नहीं पहुंचाया जा सका। तो मुझे उसमें लगता है कि नीतियां जहां जितनी अच्छी बना ली जाएं, उसका यदि क्रियान्वयन सही तरीके से सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तो वो सब कागजी कार्यवाही रह जाएगी। तो हम अपनी पार्टी के संगठन विस्तार के माध्यम से ये भी चाहते हैं, क्योंकि जब किसानों से ही हमें जोड़ा जाता है, हमारे दल को मूलतः किसानों से जोड़ा जाता है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हम जब किसी भी राज्य में जाएंगे तो हम ये चाहते हैं कि किसानों से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं व्यक्तिगत तौर पर उनका निराकरण अवश्य हो। छत्तीसगढ़ में किसानों की जो बातें हैं वो दो प्रकार के यहाँ पे किसान देखे जाते हैं। एक वर्ग है वो ट्राइबल वर्ग है और दूसरा जो है वो ओबीसी का वर्ग है। अब जिस तरह से जंगल को हटाया जा रहा है तो किसान भी धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है, क्योंकि उनकी जमीनें खत्म होती चली जा रही है। जहाँ पे उपज किए करते तो वहां पे अब उद्योग लग रहे हैं, कहीं पे खनन चालू है। ऐसी कंडीशन पे छत्तीसगढ़ का किसान जाएगा कहाँ? उसकी जमीनें खत्म हो जा रही है। अब इस पे आपकी पार्टी क्या रोकेगी? नहीं, हम लोग तो शुरू से ये बात कह रहे हैं कि कोई भी विकास विनाश पर नहीं हो सकता है। किसानों की ज़मीनें आप लेकर के निर्माण अगर कर रहे हैं तो भी गलत है, क्योंकि कृषि योग्य भूमि नहीं होगी। जनसंख्या हमारी निरंतर बढ़ रही है, साधन हमारे पास सीमित हैं, विकास भी आपको करना है। तो इसमें भी अभी एनडीए सरकार की एक बहुत अच्छी पहल मैंने पढ़ी थी हाल ही में कि बंजर भूमियों को चिन्हित करके अगर डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट्स हैं तो वहाँ लगाए जाएं। यदि किसानों की कोई कृषि योग्य भूमि को लिया जा रहा है तो गलत है, जंगल की कटान उससे भी ज़्यादा गलत है। जिस तरीके से पर्यावरणीय स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो हम तो उसके फेवर में कभी भी नहीं, हमारा दल उसके फेवर में कभी भी नहीं है। हम लोग तो वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी चलाते हैं, जहाँ जहाँ हमारे प्रतिनिधि सक्रिय हम वहाँ पे भी रखते हैं, क्योंकि इस मैं वक्त आपके वृक्षारोपण पे एक प्रश्न करता हूँ। वृक्षारोपण पे हम करते हैं तो वो प्रण होते हैं जिससे कि हमको तात्कालिक लाभ मिल रहे हैं, मगर साल, सागौन, महुआ और चार जो हमारी पहचान है छत्तीसगढ़ की, उससे कहीं वृक्ष दिखते नहीं, केवल कटते हैं, तो उपजते नहीं है। तो इन्हीं जिन वृक्षों की आप बात कर रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा जैसे आपने जो बातें कही हैं। हमें एक तो मुद्दा यही मिल गया, और हम चाहेंगे कि जिनको भी मुद्दा यहाँ पे छत्तीसगढ़ की कमान दें उनसे इस बात को रखें कि वृक्षारोपण के कार्यक्रम वो जन आंदोलन के रूप में चलाएं और इन्हीं वृक्षों का वृक्षारोपण पर ध्यान दें। सरकार के भी कानों तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि अगर जिन वृक्षों की आवश्यकता है उन्हीं का वृक्षारोपण हो, अनावश्यक वृक्षों की कटाई न हो जब तक नितांत आवश्यक न हो, क्योंकि दोनों चीज़ें आपको लेके चलनी है, विकास भी लेकर के चलना है और अपनी संस्कृति और अपना पर्यावरण को भी बचा के रखना है। तो दोनों में अच्छा तालमेल की आवश्यकता है। कई बार नीति नियंता ऐसे होते हैं जिनको ज़मीनी हकीकत का पता नहीं होता है, तो वो कार्यालय में बैठ करके कार्य नहीं हो सकता है। सरकार को जनमानस की सहभागिता लेनी होगी, सरकार को किसानों की और जो पर्यावरण से संबंधी लोग हैं उनकी भी सहभागिता लेनी होगी। और ये बात अगर नहीं सरकारें करेंगी तो इसके परिणाम भी सामने हैं सबके। तो हम तो यहाँ पर जो हमारी यूनिट अभी हमने एक कल पहला कार्यक्रम किया है और अगले जो भी कार्यक्रम होंगे, मैंने ये सुझाव आपका नोट कर लिया है और मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूँ, इस बात का ये कमिटमेंट भी है कि हम अपने कार्यक्रम में आप देखेंगे कि पर्यावरण में सबसे पहला मुद्दा यही होगा और वृक्षारोपण के कार्यक्रम अवश्य लाए जाए, ना केवल फोटो के लिए। एक बड़ी विचित्र विडंबना ये है कि इस तरीके की योजनाओं में लोग फोटो सेशन करते हैं और उसके बाद खत्म हो जाते हैं। हम तो अपने प्रत्येक कार्यकर्ता को कहेंगे वो एक एक पेड़ गोद लेके रखे। प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम, आपके भावनात्मक उससे जुड़ा, आप अपनी माँ की तरह उसको लेंगे तो उसका रख रखाव करेंगे और मुझे लगता है इसको जन आंदोलन बनने की भी आवश्यकता है। ठीक है, कृषक कल्याण की बात चल रही है और स्किल डेवलपमेंट की आप बात करें तो मोदी जी का बहुत अच्छा एक प्रयास की किसानों को स्किल कैसे करें। किसान अभी भी स्किल नहीं है, उनके लिए कैसे आप उनको स्किल कर सकते हैं कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा सके और वो नौकरी नहीं, अभी खुद अपने में नौकर रहते हैं, वो किसी और को नौकरी दे सके। नहीं, किसानों के साथ स्किल के अलावा जो एक चीज़ है कि फसलें हमारी बहुत कुछ मौसम पर निर्भर करती हैं, जो बहुत बड़ी कठिनाई है कि उसका मौसम से इतना ज़्यादा
आपस में उसकी आत्मनिर्भरता है कि वो जिस प्रकार का उत्पाद होना चाहिए, उपज होनी चाहिए, कई बार वो नहीं हो पाती है। इसलिए एक तो सरकार की अच्छी एक स्कीम ये है कि आप पहले बीमा नहीं होता था, अब कम से कम ये फसलों का बीमा किया जाए, क्योंकि कृषक ने अपनी फसल तैयार की और पकने से पहले अगर बारिश हो गई तो उसकी सारी फसल जल गई। तो अब एक तो उससे राहत है कृषकों को कि कम से कम यह है कि उनकी लागत तो निकल आएगी, उनको वो उचित दाम तो मिल जाएगा। दूसरा यह है कि एक और कार्यक्रम जो चल रहा है कि कृषकों को मौसम संबंधी जानकारी अपडेट करना। राज्यों में जैसे हम उत्तर प्रदेश में भी ऐप आ गई है, उस पर मोबाइल पे अब सबके पास स्मार्टफोन्स है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। गांव में भी अलग अलग सेंटर्स स्थापित किए जा रहे हैं ताकि मौसम संबंधी जानकारी भी मिल जाए। सरकार के रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से भी दी जाती हैं जानकारियाँ। दूसरा, कृषि वैज्ञानिकों को लगाया गया है इस संबंध में कि किसानों को और अच्छी तरीके से बीज कौन से अच्छे हो सकते हैं, उपज कौन सी अच्छी हो सकती है, सॉइल टेस्टिंग कैसे आपकी अच्छी हो जाए ताकि आप उसमें कौन सी फसल लगाएं। तो ये स्किल में ही आप इसको जोड़ सकते हैं, अलग से नहीं, लेकिन ये कि किसानों को इस तरीके की जानकारियां दी जा रही हैं। अब एक जो बात है उसमें मैंने वही कहा कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सरकार को नीतियों को जो जमीन पर उतारेंगे, थोड़ा सा उनमें ट्रेनिंग पे भी उतना ही, किसानों से ज्यादा जो हमारी व्यवस्था है उस पे बल देना, जो कार्यपालिका का पार्ट है हम अगर कहें, जो एग्जीक्यूट करेंगे उनमें जरूर होता है, उनको सेंसिटाइज करने की आवश्यकता जो मैं पाता हूँ कि ये कृषकों के हित की बात है तो वहां तक पहुंचे वो बात, उनके लोगों तक वो बात पहुंचे, तो काफी सुधार इसमें हो सकता है जहाँ पॉसिबिलिटी है। परंपरागत खेती की बात होती है और साथ में खाद की बात होती है। अभी कुछ दिनों पहले की थी और मोदी सरकार के द्वारा ही आया था कि हम अब गौ उत्पादित जो खाद है, जो जैविक खाद है, इनके थ्रू हम खेती करेंगे। अब गौवंश ही खत्म होने के कगार में होता है। मैं पूरे मुद्दे का ही जुड़ते हैं, गौवंश ही कम होता चला जा रहा है, आबादी बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है। फिर ऐसे में हम जैविक खेती की ओर और जैविक खाद की ओर कैसे जा पाएंगे? नहीं, आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब दिक्कत दो चीज़ों की है कि जनसंख्या जब बढ़ रही है तो आपको उत्पादन भी ज़्यादा चाहिए होगा, तो उसमें मशीनरी भी बहुत उपयोग होंगी, उसमें फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ है। लेकिन सिर्फ एक बात पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ फर्टिलाइजर्स, गोवंश की रक्षा की भी बात हो रही है। हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ गोवंश पे आप जरा सा भी कुछ नहीं है, उनको संरक्षण मिल रहा है, सरकार की तरफ से मिल रहा है, गौशालाएं बनी, नहीं तो इस प्रदेश में भी ये करना होगा उनको। आपको पशुओं का संरक्षण करना होगा, स्लॉटर्स हाउस पे उस पर बहुत असर आना चाहिए कि भाई आप कैसे जानवरों को ऐसे ले सकते हैं, कैसे मारकाट की जा सकती है, बड़ी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाने का प्रयास सरकार का अपने आप में सराहनीय कदम है, और वो तभी जब आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ेंगे तभी तो आप गोवंश की रक्षा करेंगे। आपको ऑर्गेनिक चीज़ें चाहिए होंगी तो आप उस सिस्टम की तरफ आएंगे। और कहा भी जाता है कि उड़ जहाज का पंछी तीन जहाज पे आवे, आपको जड़ों की तरफ लौटना ही पड़ता है। लोग घर में देखिए बड़े होते हैं, शहरों में कमाने करने जाते हैं, उसके बाद एक एज पे फिर वापस उसी गांव उसी घर लौटते हैं, उसी जगह पे फिर से उनको वही चैन मिलता है। तो यहाँ पे ये है कि ये पहल अपने आप में अच्छी, और मुझे लगता है कि इसको थोड़ा समय मिलेगा तो शायद इस पर सकारात्मक रिजल्ट्स आए। हाँ, जो इसका हम अगर तकनीकी पहलू देखते हैं तो हमको एक जो कठिनाई उसमें ये दिखती है कि ऑर्गेनिक खेती की तो बात हो रही है, लेकिन उसके लिए जो मूलभूत तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आधारभूत ढांचे में कमी हो गई, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी दूसरी तरफ हो गई है। अगर हम ब्रेड बटर खाने लगे तो स्प्राउट्स पे मुश्किल हो रहा है। तो ये एक है, लेकिन मुझे हम हमेशा देखते हैं कि जब ऐसी नीतियां आती हैं और उसको अच्छे अगर बनाने वाले लोग होते हैं तो वो हम बहुत जल्दी निर्णय ना निकालें, क्योंकि उसके बैक में भी काम चल रहा होता है कि इसको कैसे दिया जाना है। लोगों के दिमाग में ये पिछले काफ़ी बड़े लंबे समय से हो गया है, मोटा अनाज मतलब गरीबों का अनाज। लोग ज्वार बाजरा तो गरीब लोग खाएंगे, उनका भोजन है, अमीरों का भोजन कुछ और हो गया था, गेहूं और इस तरीके से आ गया। लेकिन उसके फायदे जब पता लग रहे हैं, आजकल क्या है, प्रचार प्रसार का बहुत अच्छा माध्यम है। तो जो अब बदलाव है, जैसे आप बात करें, हमने बचपन में बाजरा भी खाया,
हमने रागी का भी, और अब तो रागी बिस्किट्स हैं। देखिए कैफ़े बने, लेकिन उसके साथ में आप देखिए बहुत तेज़ी से बदलाव है। मिलेट्स की चीज़ें मार्केट में बहुत अच्छे से अब मिलने लगी हैं। मैं भी एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में विज़िट पे करने गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैगी के साथ में मिलेट्स के पैकेट्स हैं, आप रागी का, आप ओट्स का पैकेट्स हैं, एंड इंस्टेंट कुक वाला हॉट वाटर में डालिए और पीजिए। पहले मैगी मिलती थी, तो ये मिलेट्स को बढ़ावा देने का असर है। लोग पूछते हैं, लोग कुकीज़ मांगते हैं, और उसमें अब ये नहीं कि वो बटर कुकीज़ मांगते हैं, लोग पूछते हैं भाई क्या ओट्स की है या सबसे ज़्यादा रागी की दिख रही हर जगह कुकीज़। तो ये धीरे धीरे ऐसे ही माइंडसेट बदल जाएगा, फैशन से ही आ जाएगा वो ट्रेंड में। और उसकी अपनी खूबियां हैं, पौष्टिकता उनमें ज़्यादा है, डाइजेस्टिव बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये विडंबना इस बात की रही कि जो लोग सत्ता में पहले रहे उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। वर्तमान सरकार कम से कम उनकी उन सकारात्मक पहलुओं को जनमानस तक ला रही है। प्रधानमंत्री मन की बात में मोटे अनाज पर कितना उन्होंने पूरा सब कुछ समझाने का प्रयास किया। सरकार की स्कीमों में भी उसको लगातार हर जगह लिखा जा रहा है। हिंदुस्तान में स्वच्छता अभियान चलाया गया। आप सोचिए, मुझे याद है अभी जब हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे, कितना खराब लगता था सड़कों पे जगह जगह गंदगी सब कुछ। एक असर तो हुआ, आंदोलन कहीं ना कहीं। आप देखिए अब लोगों को जल्दी से, आप शीशे कार से जाते उतार के कुछ फेंकते नहीं देखते हैं। बच्चों में अवेयरनेस है, माँ बाप अगर करना चाहें तो बच्चे टोक देते हैं। तो ये असर, ऐसे ही जो भी योजना आती है उसका थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन असर होता है। और मुझे लगता है कि वही असर है। पहले वोट करने आप हम देखते हैं 42% वोटिंग होती थी, आज 67%, 72%, 73 पहुंची है। तो ये बदलाव धीरे धीरे हैं, जो अगर 10-15 सालों में हम लोग देखें तो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से हमने तरक्की तो की है। अब हर समय उस उतना देखिए सेटिस्फेक्शन लेवल कभी नहीं आ सकता और आना भी नहीं चाहिए, वरना हमारी उन्नति बंद हो जाएगी। तो हम प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हैं, और बढ़िया बढ़िया स्कीम्स आएंगी और अच्छे से काम होगा। बस ये जरूर है कि जो जिम्मेदारियां हैं समाज के जिम्मेदार लोगों पर, उनको अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जब आप यहाँ पे संगठन बनाने जा रहे हैं जी, 3 प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ के लिए, लिहाजा किसानों के लिए हितकारी होंगे। छत्तीसगढ़ी नहीं बल्कि अगर कहें तो किसानों से जुड़े हुए। एक मैंने आपसे ऐसे कहा कि उनके लिए मंडियों की एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और पास में होनी चाहिए। उनको दूर के सफ़र, क्योंकि किसानों के साथ एक सबसे बड़ी समस्या है कि उनके बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं जिनको बहुत लंबे समय तक वो रख नहीं सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी मंडियां हों वहाँ उचित मूल्य उनके अगर नहीं मिलेगा उनका, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। वो जो भी दाम होते हैं उस पर बेचने को विवश होते हैं, क्योंकि उनका खेत तैयार है, उनको दूसरी फसल करनी, उनको पैसे चाहिए होते हैं। तो मंडी में सही उत्पादकता मिलनी चाहिए। तीसरा ये है कि उनको ऐसे बीज अब उपलब्ध कराने की आवश्यकता है जो उत्पादकता भी बढ़ाते हों और कम समय में, और मल्टी लेवल उनको क्रॉप होनी चाहिए। धान के साथ जैसे फिशी आई थी, तो अब इस तरीके से धान के साथ और जल्दी कौन सी क्रॉप्स हो सकती हैं, उनका इतना अच्छे से व्यापक रूप से हो सकता है। दूसरा, सिंचाई के साधनों का बड़ा हर जगह अभाव है। मौसम पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सरकार को नदियों का एक ऐसा जाल बनाना चाहिए या पोखर तालाबों को जीवित करके, संरक्षित करके, कि लोगों के पास पहले यही होते थे, नहीं हुआ तो वो ट्यूबवेल लगा लिया, या वो लोकल, यहाँ मुझे नहीं पता, हम लोगों की तरफ बीड़ी उसको कुछ कहते थे। इस तरीके के चीज़ें जो, जब आप मिलेट्स की बात और परंपरागत चीज़ों पे करें तो उनका भी संरक्षण किया जाना चाहिए। तो किसान को सबसे ज़्यादा जो एक आवश्यकता है, उसको उसकी उपज का वाजिब दाम मिले, आदि समस्याओं का हल हो जाएगा।